This call is now being हेलो, recorded. गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम 10th मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि क्या है, रियल नंबर्स या फिर वास्तविक संख्याएं, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो भी आवश्यक कॉन्सेप्ट्स हमें आने चाहिए पहले से, उनकी पढ़ाई कर रहे थे। तो देखिए, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स अभी तक हम पढ़ चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे, वह कौन कौन से थे? लास्ट क्लास में हमने नंबर्स के टाइप देखे थे, यानी कि संख्याओं के प्रकार कितने होते हैं। तो मेनली हमने 4 प्रकार की संख्याएं देखी थी। वह कौन कौन सी थी? सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर, विषम यानी कि ऑड नंबर, अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स, और भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। तो देखिए, इन चारों के बारे में हमने डिटेल्स में पढ़ा था और कुछ उदाहरण और क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। एक बारी जल्दी से इनको रिवाइज करेंगे। सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं वह होती हैं जो कि 2 से विभाजित होती हैं, जो कि 2 से क्या होती हैं, विभाजित होती हैं। और इनका इकाई का अंक क्या होता है? 0, 2, 4, 6, 8। यानी कि इनका यूनिट प्लेस यदि इनमें से एक हो तो हम उसे कह सकते हैं सम संख्या यानी कि इवन नंबर। फिर आती है हमारी विषम संख्या, जो कि सम संख्या से बिल्कुल ही अपोजिट, विपरीत होती हैं। ठीक है, इसका मतलब ये 2 से विभाजित नहीं होती हैं, 2 से विभाजित नहीं होती हैं। और इनकी यूनिट प्लेस यानी कि इकाई अंक पे क्या आएगा? इनके इकाई अंक पे 1, 3, 5, 7, 9, इनमें से एक संख्या आएगी। ठीक है, फिर आती है हमारी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या क्या होती हैं? जो कि केवल और केवल एक और खुद से विभाजित होती हैं, उसके अलावा किसी भी तीसरी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। जैसे कि 5 हो गया, 7 हो गया, 13 हो गया, इत्यादि। उसके बाद हमने देखी थी भाज्य संख्याएं या फिर कंपोजिट नंबर, जो कि एक और खुद के अलावा किसी भी तीसरी संख्या से विभाजित हो सकती हैं, हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और हमने यह देखा था, इसे हम केवल नाम से ही याद रख सकते हैं। भाज्य मतलब किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाए, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने उदाहरण क्या देखे थे? जैसे कि 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, यह सभी हमारी भाज्य संख्याएं या फिर कंपोजिट नंबर्स होते हैं। तो यह चारों प्रकार हमने पिछली क्लास में देखे थे। चलिए, तो अभी इन्हीं पर आधारित हमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सभी बच्चों को क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सभी बच्चे ध्यान से सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। जल्दबाजी में सॉल्व नहीं करना है। अच्छा क्वेश्चन है, पहले आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन को कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। हमसे पूछा गया है पहली 5 भाज्य संख्याएं लिखनी है। वी हैव टू राइट फर्स्ट 5 कॉम्पोजिट नंबर्स। तो आप देखिए पहले कंपोजिट नंबर्स क्या होते थे, कैसे उन्हें निकालते हैं, और 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, उनमें से आपको चूज करना है। अच्छा देखिए, कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं लेकिन गलती भी कर रहे हैं जल्दबाजी में, इसलिए मैं कह रहा हूं पहले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, आपको आखिर क्या दिया गया है, क्या पूछा है। जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे। इस तरह के काफी क्वेश्चंस वैसे हमने सॉल्व किए हैं पिछली क्लास में। सभी बच्चे ट्राई करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने की। वेरी गुड, बहुत अच्छे, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। ध्यान से आंसर करेंगे। देखिए, इसमें गलती होने के चांस हैं, काफी बच्चे गलती कर भी रहे हैं। ध्यान से उत्तर करेंगे। चलिए, 15 सेकंड, 15 सेकंड और वेट कर रहे हैं। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चे उत्तर नहीं कर पाए हैं, कमेंट सेक्शन में उत्तर कर सकते हैं।
अच्छा पहले ये बताइए, यहाँ पे कोई ऐसे बच्चे हैं क्या जो कि पोल सेक्शन जिनको दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर वो पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पा रहे हैं? अगर ऐसे कोई भी स्टूडेंट है तो कमेंट में वाई लिखें एक बार। इसका मतलब सभी बच्चों को पोल सेक्शन दिखाई तो दे रहा है, लेकिन काफी कम बच्चे उत्तर कर रहे हैं। तो सभी बच्चों को उत्तर करना है, अदरवाइज देखिए आपकी रिपोर्ट खराब हो जाएगी। जो भी रिपोर्ट आपके स्कूल में भेजी जाएगी वह रिपोर्ट आपकी खराब हो जाएगी, क्योंकि अगर आप उत्तर नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमें क्या पूछा गया है, 5 भाज्य संख्याएं लिखनी है। और हमने अभी देखा था कि भाज्य संख्याएं वे होती हैं जो कि एक और खुद के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं, या फिर भाग चला जाता है किसी तीसरी संख्या का भी। ठीक है, उसके अलावा हमने पिछली क्लास में देखा था कि ऐसी कौन सी संख्या है जो कि भाज्य संख्या होगी सबसे छोटी। तो 4 हमने देखा था सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। क्यों? क्योंकि एक तो ना तो भाज्य होती है ना ही अभाज्य, तो एक नहीं होगी। दो में भी हम देखते हैं तो केवल और केवल एक और दो का ही भाग जाता है, किसी और संख्या का भाग नहीं जाता, इसलिए दो भी हमारी कैसी है, अभाज्य है। सेम 3 भी एक और खुद यानी कि 3 का ही भाग जाता है, किसी और संख्या का भाग नहीं जाता, इसलिए 3 भी अभाज्य है ना कि भाज्य। हाँ, 4 में को हम देखते हैं तो 4 में देखिए एक और 4 के अलावा, 4 में एक और 4 के अलावा किसी तीसरी संख्या 2 का भी भाग चला जाता है, तो इसका मतलब यह हमारी भाज्य संख्या है। इसके अलावा हम देखेंगे 5, तो 5 में भी देखिए एक और 5 के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है, तो इसका मतलब यह भी हमारी कैसी है, अभाज्य है, भाज्य नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे 6, तो 6 क्या होती है, 6 भी हमारी एक भाज्य संख्या होती है, क्योंकि इसमें एक और खुद यानी कि 6 के अलावा 2 का भी भाग चला जाता है, 3 का भी भाग चला जाता है, तो यह हमारी एक भाज्य संख्या होगी। ठीक है, इसके अलावा देखिए हम देखेंगे 7, 7 भी में भी क्या होता है, 7 में भी एक और यानी कि खुद 7 के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता, यह भी हमारी अभाज्य है ना कि भाज्य। फिर 8 हमारी क्या होगी, 8 भी हमारी एक भाज्य संख्या होगी, क्योंकि इसमें 1 और 8 के अलावा किन्हीं तीसरी संख्या 2, 4 इनका भाग चला जाता है, इसलिए यह हमारी भाज्य संख्या है। इसके बाद देखिए 9, 9 भी एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें भी 1 और 9 के अलावा किसी तीसरी संख्या 3 का भाग चला जाता है, तो 9 भी हमारी एक भाज्य संख्या होगी। और 10 भी हमारी एक भाज्य संख्या होगी, क्योंकि 1 और 10 के अलावा इसमें 2 का भाग चला जाता है, 5 का भाग चला जाता है, तो 10 भी हमारी एक भाज्य संख्या होगी। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी पहली 5 भाज्य संख्याओं को निकाल सकते हैं। तो कौन सी संख्या आई, पहली एक तो आई हमारे पास 4, फिर आई हमारे पास 6, फिर आई हमारे पास 8, फिर 9 और 10। तो 4, 6, 8, 9, 10, ऑप्शन डी में हमें ये ऑप्शन दिए गए हैं 4, 6, 8, 9, 10, तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया रिकॉल टेस्ट। अच्छा, अब ये तो था हम नॉर्मल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे यदि हमें ऑप्शन नहीं दिए गए होते। अभी हमें ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें थोड़ा जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, हम इस तरीके से नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट ऑप्शंस को देखेंगे। तो देखिए ऑप्शंस को अगर मैं देखूं, ऑप्शन ए को, ऑप्शन ए में 4 भी एक भाज्य संख्या है, 6 भी एक भाज्य संख्या है, लेकिन 7 जो है वह एक भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 7 में 1 और 7 के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता, इसलिए 7 भाज्य संख्या नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। फिर ऑप्शन बी पे आएंगे, ऑप्शन बी में देखिए 2 है, तो हम जानते हैं 2 भी जो होता है वह भाज्य संख्या नहीं होती है, क्योंकि इसमें केवल और केवल 1 और 2 का ही भाग जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो गया है। ऑप्शन सी देखते हैं, ऑप्शन सी में 1 दिया गया है, 1 भी हमने नोट में देखा था पिछली क्लास में कि एक ना तो भाज्य होती है ना ही अभाज्य, तो ऑप्शन सी भी गलत है। बचा ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो इस तरीके से आप ऑप्शंस की सहायता से जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। और यदि आपको ऑप्शन नहीं दिए गए हैं तो आप जो मेथड यह बताया गया है पूरा मेथड आप इसकी सहायता से भी निकाल सकते हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो गया है, ऑप्शन डी। क्लियर है, सभी बच्चों को समझ में आया? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जो भी लास्ट में जुड़े हैं बाद में बच्चे, गुड इवनिंग टू एवरीवन।
जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या सभी बच्चों को यह क्वेश्चन क्लियर है। कमेंट सभी बच्चे करेंगे, काफी बच्चे कमेंट नहीं करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए, तो इसका तो हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन डी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। ध्यान से करेंगे, जल्दबाजी में काफी बच्चे गलत कर देते हैं। तो पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है, फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक विषम अभाज्य संख्या है जो कि 5 से विभाजित है। हमें बतानी है कौन सी एक ऐसी विषम अभाज्य संख्या है, यानी कि ऑड प्राइम नंबर है, विच इज डिविजिबल बाय 5। 45 सेकंड है इसके लिए आपके पास, 45 सेकंड ध्यान से क्वेश्चन देखिए फिर सॉल्व कीजिए। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन सी 5 एंड ऑप्शन डी 25 यानी कि 25। ध्यान से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे। बहुत अच्छे, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करें। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। देखिए, क्वेश्चन में काफी सारी चीजें दी गई हैं आपको, काफी सारी चीजें दी गई हैं, इसलिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। चलिए, 20 सेकंड, 20 सेकंड और वेट कर रहे हैं। सभी बच्चे आंसर करें। काफी बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं, सभी बच्चे आंसर करेंगे, मैं फिर से कह रहा हूं। 10 सेकेंड। 10 सेकेंड और बचे हैं। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए, अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उससे पहले सबसे पहले वो बच्चे आंसर लिखेंगे जिन्होंने कि ए लिखा है। कमेंट में वो बच्चे वाई लिखेंगे जिन्होंने ए लिखा है। ए किस बच्चे ने आंसर किया है, जल्दी से कमेंट में लिखेंगे। अच्छा, देखिए, डरने की बात नहीं है, आप नॉर्मली बता सकते हैं जिस भी बच्चे ने लिखा है। ठीक है। ऑप्शन बी किस बच्चे ने लिखा है? ऑप्शन बी जिन भी बच्चों ने आंसर किया है। ठीक है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी किन बच्चों ने उत्तर किया है? ठीक है। और ऑप्शन डी? ठीक है। और बाकी के बच्चों ने क्यों उत्तर नहीं किया है?
क्वेश्चन समझ नहीं आया, या फिर कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आया कि सर क्या होती हैं अभाज्य संख्याएं, विषम संख्याएं? कोई भी बच्चा अनम्यूट करके बताएगा। अच्छा देखिए, डरने की जरूरत नहीं है, बस आपसे पूछा जा रहा है क्यों उत्तर नहीं किया है। यदि कोई प्रॉब्लम है, आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, तो कॉन्सेप्ट दोबारा बताया जा सकता है, या फिर आपको पोल सेक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। कोई भी बच्चा अनम्यूट करके बता सकता है। अच्छा, निशा की आईडी से जो भी स्टूडेंट है, आप एक बार अनम्यूट करके बताएंगे आपने आंसर क्यों नहीं किया है। निशा की आईडी से जो भी स्टूडेंट है। हाँ जी बताइए, महेंद्र सैनी की आईडी से जो भी स्टूडेंट है बताइए, कोई डाउट है क्या आपका? ठीक है, ठीक है, चलिए कोई डाउट नहीं है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमें क्या दिया गया है, निम्न में से कौन सी एक विषम अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले तो हमें दिया गया है कि वह संख्या विषम होनी चाहिए, यानी कि ऑड नंबर होना चाहिए। तो देखिए, ऑप्शन ए तो हमारा वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि 10 जो है वह हमारा इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या है। तो हमसे क्या पूछी है, विषम संख्या, तो ऑप्शन ए तो वैसे ही गलत है। और फिर क्या दिया है कि अभाज्य भी होनी चाहिए। तो हम देखेंगे अभाज्य कौन कौन सी संख्या है बची हुई। देखिए, फिर बचती है 15। 15 में हम देखते हैं एक और स्वयं, यानी कि 15 के अलावा किसी तीसरी संख्या का भी भाग चला जाता है, 3 का भी भाग चला जाता है, 5 का भी भाग चला जाता है। इसलिए यह अभाज्य नहीं है। यह कैसी संख्या हुई, भाज्य संख्या होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो गया, क्योंकि हमसे अभाज्य संख्या पूछी गई है और यह कैसी है, 15 भाज्य संख्या है। इसके बाद देखिए, देखते हैं ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में भी क्या है, 25 है, यह भी 1 और 25 के अलावा 5 से विभाजित हो जाती है। इसका मतलब यह भी कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। यह भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी भी हमारा गलत उत्तर होगा। हाँ, ऑप्शन सी को हम देखते हैं, तो देखिए 5 है, और हम जानते हैं यह केवल और केवल 1 और 5 यानी कि खुद से विभाजित होती है, किसी और तीसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है। इसलिए यह हमारी अभाज्य संख्या है। और उसके बाद क्या दिया गया है, यह विषम भी है, अभाज्य संख्या भी है, और 5 से विभाजित होनी चाहिए। तो 5 5 से तो विभाजित होगा ही, कोई भी संख्या स्वयं से तो विभाजित होती ही है। तो इसका मतलब यह जो ऑप्शन सी है, यह हमारी पूरे क्वेश्चन को संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा जो है वह सही उत्तर है। ऑप्शन सी 5 हमारा सही उत्तर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा उत्तर आ गया है ऑप्शन सी। क्लियर है, सभी बच्चों को समझ में आया? हाँ जी, जिस भी बच्चे का उत्तर सही है, जिन्होंने भी ऑप्शन सी आंसर किया है, बहुत बढ़िया। जिन भी बच्चों का गलत है, उन्हें सीखना है कि उन्होंने कहां पर गलती करी थी। निराश नहीं होना गलत उत्तर से, उन्हें बस ये देखना है कि कहां पर गलती करी थी, और आगे वो गलती आपको नहीं दोहरानी है। हाँ जी, निशा की आईडी से जो स्टूडेंट है, बताइए आपका क्या डाउट है। कोई डाउट है क्या, आपने हैंड रेज किया है? कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, तो चलिए आगे चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नंबर लाइन, यानी कि जिसे हिंदी में कहते हैं संख्या रेखा। अब यह संख्या रेखा क्या होती है, तो देखिए, यदि हम किसी रेखा पर पूर्णांकों को निरूपित करते हैं, यानी कि जमाते हैं, तो उसे हम संख्या रेखा कहते हैं। संख्या रेखा अगर आप देखेंगे तो देखिए, दो शब्दों से मिलकर बना है, संख्या और रेखा। तो हम क्या करेंगे, एक रेखा पर संख्याओं को जमाएंगे, उसे ही संख्या रेखा कहेंगे, या फिर किसी एक लाइन पर हमारे नंबर्स को हम डिनोट करेंगे। ठीक है, उन्हें हम नंबर लाइन कहेंगे। तो यह कैसे होगा, किस प्रकार से किया जाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, संख्या रेखा पर हम पूर्णांकों को, यानी कि इंटीजर्स को, उनके क्रम के अनुसार लिखते हैं।
अब क्रम के अनुसार किस प्रकार से लिखा जाता है, तो देखिए यह सबसे पहले हमने एक रेखा बनाई है, एक रेखा यानी कि लाइन ड्रॉ करी। उसके बाद अब हमें नंबर जमाने हैं या फिर नंबर्स को निरूपित करना है। तो सबसे पहले हम किसे लिखेंगे, जीरो को। तो सबसे पहले हमने एक पॉइंट लगाया, वहां पे जीरो को लिखा है। उसकी कुछ दूरी के बाद हम क्या करेंगे, एक को अंकित करेंगे। अच्छा, अब एक हमेशा दाईं तरफ अंकित होगा जीरो के। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि आप जीरो के बाईं तरफ एक को अंकित कर देंगे, यह आपका गलत हो जाएगा। तो आप एक को कहाँ पे अंकित करेंगे, एक को आप हमेशा दाईं तरफ यानी कि राइट साइड में अंकित करेंगे। कुछ दूरी के बाद आप एक को अंकित करेंगे, ठीक है। फिर आपकी यह जो दूरी निकल कर आई है जीरो और एक के बीच की, जीरो और एक के जो बीच की दूरी है, इसे आप इकाई मात्रक दूरी कहेंगे। यह जो आपकी दूरी होगी इसे आप इकाई मात्रक दूरी कहेंगे, जिसे कि इंग्लिश में क्या कहा जाता है, यूनिट डिस्टेंस। इसे इंग्लिश में कहते हैं यूनिट डिस्टेंस। तो जीरो और एक के बीच की दूरी को यूनिट डिस्टेंस कहा जाएगा। तो अभी देखिए हमारे जीरो और एक अंकित हो गए हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ दूरी के बाद दो को अंकित करेंगे। तो मैं मान लीजिए दो को यहाँ पर अंकित करता हूं। तो अभी आप बच्चों का डाउट होगा कि सर दो को क्या यहीं अंकित करेंगे या कहीं पे भी कर सकते हैं। तो देखिए, दो को हम उतनी ही दूरी पर अंकित करेंगे एक से, जितना कि हमने जीरो से एक के बीच की दूरी को किया है। यानी कि जीरो से एक के बीच की जितनी दूरी है, उतनी ही दूरी पर हम एक से दो को अंकित करेंगे। और फिर तीन को अंकित करेंगे तो दो से तीन को भी उतनी ही दूरी पर हम अंकित करेंगे। इसी प्रकार से हम आगे की संख्याओं को समान दूरी पर अंकित करते हुए चले जाएंगे। और किधर की साइड हमें अंकित करना है, केवल और केवल दाईं तरफ यानी कि राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में आपकी जो संख्याएं हैं वह हमेशा बढ़ती हुई आनी चाहिए। पहले जीरो था, उसके बाद हमने राइट साइड में एक को अंकित किया कुछ दूरी बाद, फिर कुछ दूरी बाद हमने दो को अंकित किया। इसी प्रकार से हम आगे की संख्याओं को दाईं तरफ अंकित करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिख कर दिया भी गया है आपको कि जीरो और एक के जो बीच की दूरी होगी वह आपकी एक मात्रक दूरी या फिर इकाई मात्रक दूरी, और इंग्लिश में इसे यूनिट डिस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जितनी जीरो और एक के बीच की दूरी है, उतनी ही दूरी पर यानी कि इकाई मात्रक की दूरी पर हम एक के बाद दो को अंकित करेंगे। तो यह सभी जो दूरी होंगी जीरो और एक के बीच की, एक और दो के बीच की, यह सभी हमारी यूनिट डिस्टेंस कहलाएंगी। तो यूनिट डिस्टेंस हमारी क्या होगी, क्या कह सकते हैं हम, किन्हीं भी दो लगातार पूर्णांकों के बीच की दूरी। क्योंकि देखिए जीरो और एक भी लगातार है, एक और दो भी लगातार है, दो के बाद आप तीन को भी यहाँ लिखेंगे तो दो और तीन भी लगातार हैं। तो हम कह सकते हैं किन्हीं भी दो लगातार पूर्णांकों के बीच की दूरी हमारी यूनिट डिस्टेंस यानी कि इकाई मात्रक दूरी कहलाएगी, ठीक है। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया कि इकाई मात्रक दूरी क्या होती है, सभी बच्चों को क्लियर है। अगर क्लियर है तो वाई लिखेंगे, कोई भी डाउट है तो एन लिखेंगे। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो देखिए इसी रेखा पर हमने क्या किया, एक के दाईं तरफ एक मात्रक दूरी यानी कि इकाई मात्रक दूरी पर हमने एक बिंदु अंकित किया, उसे फिर दो नाम दिया है। फिर दो के बाद भी हम क्या करेंगे, इकाई मात्रक दूरी पर एक और बिंदु लेंगे, उसे तीन नाम दे देंगे। फिर तीन के बाद भी हम इकाई मात्रक दूरी पर एक और बिंदु लेंगे, हम चार नाम दे देंगे। इसी प्रकार से दाईं तरफ हम नंबरों को अंकित करते हुए चले जाएंगे। तो इसी प्रकार संख्या रेखा पर एक एक मात्रक की दूरी पर बिंदुओं को तीन चार पांच, इससे हम अंकित करते हुए चले जाएंगे। अतः हम देख सकते हैं इसी प्रकार से संख्या रेखा पर हम पूर्ण संख्याओं को सभी को अंकित कर सकते हैं। सबसे पहले जीरो को अंकित किया, उसके बाद इसकी दाईं तरफ एक को अंकित किया, उसके बाद दो को किया, उसके बाद तीन को किया। इसी प्रकार से हम संख्या रेखा पर आगे तक अंकित करते हुए जा सकते हैं। अच्छा, अब ये बात आती है कि सर ऐसे तो हम कहाँ तक अंकित करेंगे। तो देखिए आपको कुछ नंबर्स लिखने हैं, जैसे कि यहाँ पर पांच तक लिखे गए हैं, आप तीन या चार नंबर्स तक लिख सकते हैं। उसके बाद ये जो बिंदु बिंदु लगे हुए हैं डॉट डॉट डॉट, इनका मतलब होता है कि आपकी संख्या रेखा आगे तक चली जा रही है, ठीक है। तो उसके बाद जितने भी आप अंक लिखे उनके बाद आप इस तरीके से तीन बिंदु लगा सकते हैं।
इसका मतलब है आपकी संख्या रेखा आगे तक जा रही है। ठीक है, तो ये इसे ही हम कहते हैं संख्या रेखा, क्योंकि हमने एक रेखा पर सभी संख्याओं को क्या कर दिया है, अंकित कर दिया है। ठीक है, अभी यह संख्या रेखा किसके लिए है, यह संख्या रेखा पूर्ण संख्याओं के लिए है। क्योंकि आप देखेंगे तो देखिए सबसे पहले हमारी 0 है, उसके बाद हमारे 1 2 3 इत्यादि नंबर्स हैं। और हम जानते हैं हमारी पूर्ण संख्याएं जो होल नंबर्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और आगे तक चलते रहते हैं। तो यह जो हमारी संख्या रेखा दिखाई गई है यह हमारी पूर्ण संख्याओं के लिए है। यूनिट डिस्टेंस को हिंदी में कहते हैं इकाई मात्रक दूरी, इकाई मात्रक दूरी। ठीक है, चलिए अभी आगे चलते हैं। तो यह तो हमारी हो गई है संख्या रेखा पूर्ण संख्याओं के लिए। अभी हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या आप बता सकते हैं बिंदु 1 और 4 के बीच की दूरी क्या है। तो सबसे पहले हम संख्या रेखा पर देखते हैं बिंदु 1 कहाँ है। तो बिंदु 1 तो यह रहा, बिंदु 4 कहाँ है, बिंदु 4 यह रहा। तो इनके बीच की कितनी दूरी है, तो चलिए देखते हैं। हम जानते हैं दो लगातार पूर्णांकों के बीच की जो दूरी होती है वह यूनिट डिस्टेंस यानी कि इकाई मात्रक दूरी होती है। तो देखिए पहली इकाई मात्रक दूरी हो गई यह 1 से 2 के बीच में, फिर दूसरी इकाई मात्रक दूरी हो गई 2 से 3 के बीच में, फिर तीसरी इकाई मात्रक दूरी हो गई 3 से 4 के बीच में। तो क्या करूंगा मैं, इन तीनों इकाई मात्रक दूरियों को जोड़ दूंगा, तभी हम 1 से 4 तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो 1 + 1 + 1 कितना आएगा, 3। यानी कि 3 इकाई मात्रक दूरी हमारी इन दोनों पॉइंट के बीच की होगी। 1 और 4 के बीच की दूरी कितनी हुई, 3 इकाई मात्रक दूरी या फिर 3 यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, या फिर देखिए आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे, 1 और 4 के बीच की दूरी पूछी गई है तो आप 4 में से 1 को डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं, आपको उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस पता लग जाएगी। ठीक है, जैसे अभी हमारी कितनी निकल के आई है, 3 निकल के आई है यहाँ पर। तो इस प्रकार से दर्शाने में थोड़ा समय लगता है, बेहतर है आप डायरेक्ट निकाल लें। कैसे निकालेंगे, दूसरे पॉइंट में से जो बड़ा पॉइंट है उसमें से आप छोटे पॉइंट को घटाएंगे, 4 में से 1 को घटाएंगे तो 3 यूनिट डिस्टेंस आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को कि किस प्रकार से हम दो पॉइंट के बीच की दूरी निकाल सकते हैं संख्या रेखा पर। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताएं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो चलिए इसका तो हमारा उत्तर हो गया है 3 इकाई मात्रक दूरी। अभी आपके लिए एक क्वेश्चन है, -2 और 3 के बीच की दूरी क्या होगी। -2 है और एक 3 है, इसके बीच की आपको दूरी बतानी है। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए, -2 और 3 के बीच की दूरी क्या होगी। अच्छा एक काम करते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को हम थोड़ा बाद में करेंगे, पहले हम थोड़ा और आगे पढ़ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा और हम आगे पढ़ लेते हैं कि 7 जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, 7 जो है वह संख्या रेखा पर 4 के दाईं तरफ आएगा या फिर बाईं तरफ। तो देखिए हम सबसे पहले संख्या रेखा बनाते हैं। तो हमारी संख्या रेखा क्या थी, संख्या रेखा हम इस प्रकार से बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 0 को लिखेंगे। तो 0 को हमने यहाँ लिखा, उसके बाद 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7 लिखेंगे। इसके आगे डॉट 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 लगा देंगे। तो क्या आप सभी बता सकते हैं कि जो 7 है, कि जो 7 है वह 4 के किस तरफ आ रहा है, दाईं तरफ है या फिर बाईं तरफ है। कमेंट करके बताइए, यदि राइट साइड है तो आर लिखेंगे, लेफ्ट साइड है तो एल लिखेंगे। 7 4 के किस तरफ है, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे 7 4 के किस तरफ है। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखिए हम साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पर कि जो 7 है वह 4 के दाईं तरफ है, यानी कि राइट साइड में है, इधर की साइड। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, देखिए इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा 7 बड़ी संख्या है, 4 छोटी संख्या है, तो हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि संख्या रेखा पर जो भी बड़ी संख्या होगी वह हमेशा दाएं तरफ स्थित होगी। कोई भी संख्या छोटी संख्या से यदि एक बड़ी संख्या है
तो वह उस संख्या से दाईं तरफ यानी कि राइट साइड में स्थित होगी। तो इससे आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जैसे जैसे हम राइट साइड जाएंगे यानी कि दाईं तरफ जाएंगे, हमें बड़ी संख्या प्राप्त होगी, और जैसे हम लेफ्ट साइड आएंगे हमें छोटी संख्या प्राप्त होगी। तो हमेशा आपको यह ध्यान रखना है, राइट साइड जाने पर बड़ी संख्या, लेफ्ट साइड जाने पर छोटी संख्या। ठीक है, चलिए अभी इसी पर आधारित हम एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 सभी बच्चों को सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आपको इसका आंसर करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि संख्या रेखा पर जो 2 है वह 7 के किस ओर स्थित है। अच्छा, पोल सेक्शन में आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, सी और डी में आपको उत्तर नहीं करना है, केवल और केवल ए और बी में उत्तर करना है। आपको बताना है संख्या रेखा पर जो 2 है वह 7 के किस तरफ स्थित है। क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से पढ़िए, जल्दबाजी में गलती मत कीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे। काफी बच्चे गलती कर रहे हैं। संख्या रेखा पर 2 7 के किस ओर स्थित है। 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। सभी बच्चे आंसर करें। 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है संख्या रेखा पर जो 2 है वह 7 के किस ओर स्थित है। अच्छा, सबसे पहले कमेंट में ये बताइए, बड़ी संख्याएं जो होती हैं वह राइट साइड आती हैं या फिर लेफ्ट साइड। जल्दी से कमेंट करके बताइए, आर या एल में बड़ी संख्याएं राइट साइड आती हैं या फिर लेफ्ट साइड। बहुत अच्छे, सभी का उत्तर सही है, राइट साइड आती हैं। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आपसे क्या पूछा गया है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना चाहिए। संख्या रेखा पर 2 7 के किस तरफ स्थित है। हमें 2 के बारे में पूछा गया है, ना कि 7 के बारे में। तो हम संख्या रेखा अगर ड्रॉ भी करते हैं, इस तरह की मान लीजिए कोई संख्या रेखा है जिस पर मैं अंक अंकित करता हूं, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो हमसे पूछा गया है कि 2 7 के किस तरफ आएगा। तो 7 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो जो 2 है वह 7 के लेफ्ट साइड में आएगा, क्योंकि 2 छोटी संख्या है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा सही होगा, ना कि ऑप्शन ए। अभी काफी बच्चों ने क्या किया है, केवल और केवल पहले क्वेश्चन को देखकर उन्होंने समझा है कि 7 के बारे में पूछा गया है और 7 बड़ी है तो दाईं तरफ आएगा, जो कि गलत है। आपको लेफ्ट साइड आएगा, क्योंकि इस बार आपसे 2 के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना था। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो गया है, ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो गया है। क्या सभी बच्चों को क्लियर है, समझ में आया ये? सभी बच्चों को समझ में आया यह क्वेश्चन? जल्दी से कमेंट करके बताइए। हाँ, जिस भी बच्चे का सही था बहुत बढ़िया, जिन भी बच्चों का गलत था उन्हें अब समझ में आया। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए अभी हमारा देखिए क्वेश्चन क्या आता है। अभी तक हमने केवल और केवल पूर्ण संख्याओं को ही निरूपित किया है संख्या रेखा पर। तो क्या केवल हम संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या को ही निरूपित कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। तो देखिए हम अगर चाहें तो हम ऋणात्मक संख्याओं को भी निरूपित कर सकते हैं, यानी कि सभी पूर्णांकों को निरूपित कर सकते हैं। अब क्वेश्चन यह आता है कि सर ऋणात्मक संख्याओं को कैसे निरूपित करेंगे या फिर कैसे अंकित करेंगे नेगेटिव नंबर्स को। तो देखिए हम यह बात जानते हैं कि जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं हमारे, वह सभी 0 से छोटे होते हैं, 0 से छोटे होते हैं। तो हम क्या करेंगे, छोटे नंबर्स को हमेशा किस ओर अंकित किया जाता है, चलिए जल्दी से कमेंट में बताइए। राइट साइड में किया जाता है, लेफ्ट साइड में?
राइट साइड में अंकित किया जाता है या फिर लेफ्ट साइड में संख्या रेखा पर जी? बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हम जानते हैं जो छोटे नंबर्स होते हैं उन्हें हम हमेशा लेफ्ट साइड में अंकित करते हैं, क्योंकि देखिए ऋणात्मक जो भी संख्याएं होती हैं या फिर नेगेटिव जो भी नंबर्स हैं वह सभी जीरो से छोटे हैं, इसीलिए इन सभी नंबर्स को जीरो के लेफ्ट साइड में हम अंकित करेंगे, जीरो के लेफ्ट साइड में लिखेंगे। तो यदि हम इनको लिखना चाहें तो किस तरीके के लिख सकते हैं? अभी तक हम देखिए यहां तक संख्या रेखा बना रहे थे, जीरो से स्टार्ट कर रहे थे, उसके आगे 1 2 3 4 राइट साइड में क्यों लिख रहे थे अभी तक? क्योंकि सारे जो नंबर्स थे वह बढ़ते हुए नंबर्स थे, लेकिन अभी क्या है, सारे नेगेटिव नंबर, और हम जानते हैं छोटे नंबर्स को लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, इसीलिए हमने सारे नेगेटिव नंबर्स को लेफ्ट साइड में लिखा है। ठीक है, तो इस तरीके से यह जो हमारी संख्या रेखा है यह किसके लिए है? संख्या रेखा पूर्णांकों के लिए, यह सभी पूर्णांकों के लिए हमारी संख्या रेखा हो गई है। ठीक है, अभी काफी बच्चों का डाउट आएगा कि सर आपने बताया था कि जब भी हम राइट साइड में जाते हैं यानी कि दाईं तरफ जाते हैं हमेशा हमारी संख्याएं बढ़ती हैं, लेकिन ऋणात्मक नंबर्स में तो ऐसा नहीं है। नेगेटिव नंबर्स में अगर मैं देखूं तो -3 -2 -1 यह नंबर्स छोटे होते जा रहे हैं। आप में से काफी बच्चों का हो सकता है यह डाउट होगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए ऋणात्मक संख्याओं में उल्टा होता है जैसा कि धनात्मक संख्याओं में होता है। धनात्मक संख्याओं में तो क्या होता है, 3 जो होता है वह 1 से बड़ा होता है, यानी जितनी बड़ी संख्या उतनी ही बड़ा होता है वह नंबर। लेकिन ऋणात्मक संख्याओं में जितनी छोटी संख्या होती है उतनी बड़ी होती है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो -1 होगा वह ऋणात्मक संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या होती है। -2 -3 -4 यह सभी -1 से छोटी संख्या होंगी। ठीक है, क्योंकि यह छोटी है इसीलिए आप देखेंगे इन सभी को लेफ्ट साइड में रखा गया है। तो इसका मतलब -10 भी -1 से छोटी होगी क्या? बिल्कुल, -10 -100 -1000 सभी संख्याएं -1 से छोटी होंगी। तो ऋणात्मक संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई? -1, उसके बाद -2, उसके बाद -3। इस प्रकार से ऋणात्मक संख्याओं में चलता है, जो कि धनात्मक संख्याओं के अपोजिट या फिर विपरीत है। ठीक है, तो अभी हम कह सकते हैं कि संख्या रेखा पर यदि हम राइट साइड जाएं यानी कि दाईं तरफ यदि चलते हैं तो हमारी संख्याएं बढ़ती हैं, संख्याएं बढ़ती जाती हैं, लेकिन यदि हम लेफ्ट साइड जाते हैं तो हमारी संख्याएं छोटी होती जाती हैं, चाहे फिर वो ऋणात्मक संख्याएं हो धनात्मक हो, सभी के लिए यह नियम एप्लीकेबल है। क्लियर है? सभी बच्चों को समझ में आया? सभी बच्चों को यह क्लियर है कि पूर्णांकों के लिए हमने संख्या रेखा कैसी बनाई है? राइट साइड में जाने पर संख्याएं बढ़ती हैं सभी में, चाहे नेगेटिव नंबर्स हैं चाहे पॉजिटिव नंबर्स हैं, और लेफ्ट साइड आने पर संख्याएं छोटी होती हैं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। यह हमने देख लिया है पूर्णांकों के लिए हमारी संख्या रेखा है। ठीक है, तो संख्या रेखा पर देखिए हमने निष्कर्ष निकाल लिया, केवल पूर्ण संख्याओं को ही नहीं, हम पूर्णांक को भी निरूपित कर सकते हैं और प्राकृत संख्याओं को भी निरूपित कर सकते हैं। तो देखिए एक पेज पे हम आपको एक बारी जल्दी से देख लेते हैं कि मुझे प्राकृत संख्याओं के लिए यदि संख्या रेखा बनानी है, क्वेश्चन यदि इस तरीके से दिया जाता है कि प्राकृत संख्याओं के लिए संख्या रेखा बनाएंगे, तो चलिए सबसे पहले बताइए मैं सबसे पहला अंक कौन सा लिखूंगा यदि मुझे प्राकृत संख्याओं के लिए बनानी है? सबसे पहला अंक मैं कौन सा अंकित करूंगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए, प्राकृत संख्याओं के लिए यदि मुझे संख्या रेखा बनानी है तो प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स। ध्यान से उत्तर देना है, सोच समझकर, ध्यान से उत्तर देना है। मैं अभी प्राकृत संख्याओं के लिए संख्या रेखा बना रहा हूं। सभी बच्चे कमेंट करेंगे, केवल 5 बच्चों ने कमेंट किया है अभी तक। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करें। ठीक है, चलिए देखते हैं हम कहां से शुरू करेंगे।
तो देखिए प्राकृत संख्याएं जो होती हैं वह हमारी एक से शुरू होती हैं, इसीलिए आपसे बार बार बोला भी जाता है कि आप रिवीजन करते रहिए। ठीक है, प्राकृत संख्याएं हमारी एक से शुरू होती हैं और आगे तक चलती रहती हैं। तो हम कहां से शुरू करेंगे? एक से शुरू करेंगे। जीरो प्राकृत संख्याओं में नहीं आती है। एक, दो, उसके बाद तीन, उसके बाद चार, उसके बाद पांच और आगे डॉट 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 लिख देंगे। तो यह हमारी संख्या रेखा किसके लिए हो गई है? प्राकृत संख्याओं के लिए। इसके बाद हम चलिए पूर्ण संख्याओं के लिए देखते हैं। तो पूर्ण संख्याओं के लिए हमने देखा ही है, कहां से स्टार्ट करेंगे नंबर अंकित करना? जल्दी से बताएं कमेंट में। पूर्ण संख्याओं के लिए कहां से स्टार्ट करेंगे? जल्दी से कमेंट करके बताइए। बहुत अच्छे। पूर्ण संख्याओं के लिए हमने देखा अभी जीरो से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या हमारी जीरो से स्टार्ट होती हैं। और उसके बाद वन टू थ्री फोर और आगे डॉट डॉट डॉट। उसके बाद हम अगर पूर्णांकों के लिए देखते हैं तो पूर्णांकों के लिए पहले ऋणात्मक संख्याएं आएंगी, फिर जीरो आएगा और बाद में धनात्मक संख्याएं आएंगी। तो सबसे पहले बीच में जीरो लिख दिया, इसके लेफ्ट साइड में -1, -2, -3 इत्यादि। अब देखिए माइनस में भी हम कहां तक लिखेंगे संख्याओं को, इसलिए यहाँ भी डॉट 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 लगा देते हैं इस तरीके से। और राइट साइड यानी कि दाएं पक्ष में भी एक, दो, तीन, चार, उसके बाद बिंदु बिंदु बिंदु। तो यह संख्या रेखा आपकी तीनों प्रकार की संख्याओं के लिए हो गई, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांकों के लिए। ठीक है, चलिए तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे क्या सभी बच्चों को यह क्लियर है? क्या सभी बच्चों को संख्या रेखाएं क्लियर है? राइट साइड में जाने पर क्या होता है, लेफ्ट साइड में जाने पर क्या होता है, पूर्णांकों के लिए कौन सी होती है, पूर्ण के लिए कौन सी होती है और प्राकृत संख्याओं के लिए कौन सी होती है? बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए सभी को क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 47 सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चों को सॉल्व करना है। 30 सेकेंड है इसके लिए आपके पास। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। सभी बच्चे आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बच्चे आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छे। 15 सेकेंड, 15 सेकेंड और हैं। जिन भी बच्चों ने आंसर नहीं किया है, फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, टाइम्स अप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। देखिए हमें -2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं ऑप्शन ए में क्या दिया गया है। सबसे पहले जीरो है, एक संख्या रेखा हमें इसमें सारे ऑप्शंस में दी गई है। तो देखिए पहले क्या दिया गया है, जीरो के लेफ्ट साइड में -1 है, उसके लेफ्ट साइड में -2 है, और -2 पर ही यह रेड कलर से हाईलाइट किया गया है, यानी कि -2 को ही अंकित किया गया है। तो ऑप्शन ए ही हमारा सही उत्तर हो गया है। ऑप्शन बी में यदि देखें तो देखिए 2 को अंकित किया गया है, क्योंकि -2 हम जानते हैं जीरो से कैसा है, -2 जीरो से छोटा है। -2 जीरो से छोटा है, तो इसका मतलब जीरो से लेफ्ट साइड में होना चाहिए। यह जीरो के लेफ्ट साइड में है और -2 पर ही हाईलाइटेड है।
लेकिन यह 0 के राइट साइड में है और 2 पर अंकित किया गया है, जो कि ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी में -1 को अंकित किया गया है, यह भी गलत है। और ऑप्शन डी में -3 को अंकित किया गया है, यह भी गलत है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ठीक है। तो हाँ जी, किसी बच्चे का डाउट है क्या, कोई बताइए। सर समझ में नहीं आया। अच्छा, समझ में नहीं आया। देखिए, हमें -2 को संख्या रेखा पर अंकित करना था। -2 को हमें संख्या रेखा पर जमाना है। तो -2 कहाँ पे होगा? यहाँ पर आपको सभी संख्या रेखाएं दी गई है। आप मान लीजिए इस ये जो रेड कलर के गोले आपको बनाकर दिखाए गए हैं, इन्हें अगर आप भूल जाएं तो -2 कहाँ पर होगा? चलिए मैं एक बार संख्या रेखा बनाकर दिखा देता हूं। हम संख्या रेखा कैसे बनाते हैं? इस तरह की हमने एक सबसे पहले रेखा खींची, उसके बाद हमने 0 अंकित किया यहाँ पर। उसके बाद देखिए 1 2 3 और यह डॉट डॉट डॉट। इसके बाद -1 -2 -3। फिर हम यहाँ पे भी बिंदु 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 लगा देते हैं। अभी हमसे पूछा गया है कि आप -2 को अंकित कीजिए, -2 कहाँ पर है? तो इस पूरी संख्या रेखा पर -2 कहाँ पर दिख रहा है? यह तो 0 है, यह 1 है, यह 2 है, यह 3 है। तो यहाँ तो माइनस की संख्याएं नहीं है और यहाँ होनी भी नहीं चाहिए थी, क्योंकि जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वह लेफ्ट साइड में होती हैं 0 के, क्योंकि 0 से छोटी होती हैं। अभी हम देखेंगे -2 कहाँ है, 0 के लेफ्ट साइड में चलेंगे तो पहले आएगा -1, उसके बाद -2 आएगा। तो मैं कह सकता हूं यह जो है यहाँ पे -2 होगा संख्या रेखा पर। ठीक है। तो अभी ऑप्शंस में देखते हैं, ऑप्शंस में हमें क्या दिया गया है। ऑप्शंस में देखिए, ऑप्शन ए में आपको -2 ही अंकित करके दिया गया है। यह जो रेड कलर का गोला है यह दर्शा रहा है कि आपको अंकित किया गया है। ठीक है। तो यह -2 पर लगाया गया है, इसका मतलब -2 को अंकित किया गया है और हमें -2 को ही अंकित करना था। तो इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन बी में यदि देखें तो देखिए 2 पर इस लाल गोले को दिखाया गया है, यानी कि यह 2 को अंकित कर रहा है, लेकिन हमें -2 को अंकित करना था और ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी में आप देखेंगे तो -1 पर लगाया गया है, इसका मतलब -1 को अंकित कर रहा है, लेकिन हमें फिर से -2 को अंकित करना था, तो ऑप्शन सी गलत है। और ऑप्शन डी भी गलत है, क्योंकि इस बार -3 को अंकित किया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। क्लियर है? अभी समझ में आया? बहुत अच्छे, वेरी गुड, ये समझ में आया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 ध्यान से सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। आपसे पूछा गया है कि दी गई संख्या रेखा पर 3 जो होगा वह किन दो संख्याओं के बीच में स्थित होगा। देखिए, काफी बच्चे उत्तर नहीं कर रहे हैं, जबकि क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा आसान है। क्वेश्चंस टफ नहीं है इस टॉपिक में। तो यदि आप इनके भी आंसर्स नहीं करेंगे तो आपका रिपोर्ट कार्ड काफी खराब हो जाएगा। यदि कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, लेकिन आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 48 आपसे क्या पूछा गया है कि दी गई संख्या रेखा पर 3 किन दो संख्याओं के बीच में स्थित होगा। चलिए 15 सेकंड और वेट कर रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए। 15 सेकंड, सभी बच्चे आंसर करें। 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमें क्या दिया गया है, 3 बताना है किन दो संख्याओं के बीच स्थित होगा। और हमें देखिए एक नीचे संख्या रेखा बनाकर दी गई है जिसमें कुछ संख्याएं लिखी हुई नहीं है। तो चलिए पहले तो सभी संख्याओं को लिख लेते हैं। देखिए 0 है, उसके बाद एक बिंदु अंकित करके दिया गया है हमें, लेकिन उस पर लिखा हुआ नहीं है कुछ भी। उसके बाद एक और बिंदु है, उस पर 2 लिखा गया है और लगभग लगभग दोनों बिंदु समान दूरी पर है, यानी कि
मेरा मतलब क्या है कहने का, यह दूरी और यह दूरी हमें समान प्रतीत हो रही है। ठीक है, तो 0 और 2 इसके बीच में क्या होगा, हम जानते हैं 0 के बाद 1 आता है, फिर 1 के बाद 2 आएगा, फिर 2 के बाद क्या आएगा, इस बिंदु पर 3 आएगा, 3 के बाद फिर 4, 4 के बाद फिर यहाँ पर 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद फिर इस बिंदु पर 7, और आगे डॉट 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 बिंदु लगाकर दिए गए हैं। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि 3 किन दो संख्याओं के बीच में है, 4 और 2 के बीच में। तो ऑप्शन बी 2 और 4 हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी 2 एंड 4 इज आर करेक्ट आंसर। क्लियर है, सभी बच्चों को समझ में आया? जल्दी से कमेंट करके बताइए वाई और एन लिख के। अच्छा, अभी काफी बच्चों को मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, तो आपको 1 मिनट वेट करना है। जल्दी से पहले कमेंट करके बताएं कि आपको यह समझ में आया या नहीं आया। कहीं कुछ भी डाउट है तो झिझकना नहीं है, पूछ लेना है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अच्छा, 1 मिनट आपको वेट करना है, अभी आपको स्क्रीन दिखेगी। अच्छा, सभी बच्चों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? जल्दी से एक बारी बताएं कमेंट करके। बहुत बढ़िया। तो चलिए, आपको अभी मेरी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, आपको बताना है उसका उत्तर क्या होगा। उदाहरण एक जो कि हमने छोड़ दिया था उसे अभी सॉल्व करते हैं। जल्दी से उत्तर करके बताएंगे, बिंदु -2 और 3 के बीच की दूरी क्या होगी। कमेंट में ही उत्तर करना है, पोल में नहीं करना है। और कोई भी बच्चा किसी दूसरे का आंसर कॉपी नहीं करेगा, जो ईमानदारी से आपको उत्तर आता है वही आप आंसर करेंगे। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखिए, हमें -2 कहां पर दिया गया है, यहाँ पर। 3 कहां पर दिया गया है, यहाँ पर। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे। -2 से 1 गया पहले, यह 1 हो गया। इसके बाद यहाँ पर 0 गया, यह भी 1 हो गया। इसके बाद 1 तक गए, फिर से 1 हो गया। फिर यहाँ पर गए, यह 1 हो गया, और फिर से यहाँ पर गए, यह 1 हो गया। तो कितनी बार 1 आया, कितनी बार यूनिट डिस्टेंस आई है, 1 2 3 4 5। तो टोटल 5 मात्रक दूरी होगा। या फिर हम डायरेक्ट कैसे करना चाहें, 3 में से मैं क्या कर सकता हूँ, -2 को घटा सकता हूँ, जो कि हमने सीखा था डायरेक्ट। तो 3 में से -2 को घटाएंगे तो 3 माइनस -2। हम जानते हैं माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3 + 2 बराबर 5 आपका सही उत्तर आएगा। तो इस उदाहरण का उत्तर क्या हो गया, 5 इकाई मात्रक दूरी। चलिए, बहुत ही आसान था। अभी एक क्वेश्चन और करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 45। सभी बच्चे सॉल्व करें, आज का लास्ट क्वेश्चन है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे क्वेश्चन 45 का। संख्या रेखा पर बिंदु 2 और 7 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जल्दी से सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 15 सेकंड, 15 सेकंड और वेट कर रहे हैं। काफी कम बच्चों ने आंसर किया है, यह तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करें। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे। टाइम हो गया है वैसे, चलिए 10 सेकंड और वेट करते हैं। 10 सेकंड और वेट कर रहे हैं सभी बच्चे, जिससे कि आंसर कर सकें।
5 4 3 2 1। टाइम्स अप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले सभी बच्चे पहले कमेंट में ये बताएंगे ऑप्शन बी किस किस बच्चे ने उत्तर किया है। ऑप्शन बी किस बच्चे ने उत्तर किया है, जल्दी से कमेंट में एक बारी बी लिख देंगे। जिन भी बच्चों ने ऑप्शन बी उत्तर किया है। ठीक है, किसी एक बच्चे ने और किया है? ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ऑप्शन डी किस बच्चे ने उत्तर किया है? ठीक है। अच्छा, विजय सैनी की आईडी से जो भी स्टूडेंट है एक बार अनम्यूट करके बताएंगे आपने ऑप्शन बी कैसे उत्तर किया है। एक बार अपने आप को अनम्यूट करेंगे और बताएंगे ऑप्शन बी कैसे आया है आपका। सर जी वो गलती से क्लिक हो गया था। ठीक है। हाँ ठीक, सॉरी सर। कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। अनम्यूट कर लीजिए अभी आप। अच्छा, राजू पासवान की आईडी से जो स्टूडेंट है एक बार बताएंगे आप डी उत्तर कैसे आया है। राजू पासवान की आईडी से जो भी स्टूडेंट हैं। सर हमने गिनती करी है 2 3 4 5 और 6 को और 7। ये गिनती करने पे 6 हो रहे हैं सर। गिनती करने पे 6 कैसे हो रहे हैं एक बार बताएंगे आप। 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 सर 6 हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आप एक बार अनम्यूट कर लीजिए। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, आपको गिनती करने के लिए किससे बोला गया है आपको। आप ऐसे गिनती कर रहे हैं 2 3 4 5 6 7। आप अंकों की गिनती कर रहे हैं, अंकों की गिनती करने को आपको नहीं बोला गया है। आपसे बोला गया है या तो आप इनके बीच की जो डिस्टेंस है 2 और 3 के बीच की यह जो डिस्टेंस है इससे आप एक डिस्टेंस यह हो गई है। फिर इसके बाद 3 और 4 के बीच की डिस्टेंस हो गई है एक डिस्टेंस यह हो गई है। एक डिस्टेंस 4 और 5 के बीच की हो गई। एक डिस्टेंस 5 और 6 के बीच की हो गई। और एक डिस्टेंस 6 और 7 के बीच की हो गई। तो 1 + 1 + 1 + 1 यह आपका आएगा 5। आपको अंकों की गिनती नहीं करनी है, आपको अंकों के बीच जो डिस्टेंस है उसकी गिनती करनी है। या फिर आपको डायरेक्ट मेथड बताया गया था सिंपल सा कि 2 अंकों को आपस में घटा दीजिए बड़े में से छोटे को। 7 - 2 करेंगे तो आपका 5 सीधा सीधा उत्तर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, जिन भी बच्चों का गलत है निराश नहीं होना है, बस गलती आप ऐसी दोबारा नहीं दोहराएंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।